राधे राधे। हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे और दो तीन को पॉइंट पढ़ लेते। अगला पॉइंट है गांधी जी के बारे में, नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। नमक सत्याग्रह को क्या करना है? नज़दीक से एक नज़र देखना है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने समाज का सुधार कार्यों को केंद्रित रखा। तो बताइए, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1919 में ना। 1922 में क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड, 4 फरवरी। देखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची और उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाली, श्वेत मतलब क्या होता है? हाँ, असहयोग आंदोलन, बाबू मोरे, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920, 1922 में समाप्त हुआ था। ठीक है। खिलाफ एक प्रमुख आंदोलन देशीय स्वराज प्राप्त करना था। तो बहुत बढ़िया बोल रही हो। फिर से बोलवा दी? इंग्लिश में कि हिंदी में? हिंदी में बोला फिर से। 1920 को और फरवरी घटना के बाद ब्रिटिश सरकार 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में समाप्त हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अब हम नमक सत्याग्रह के नज़दीक से एक नज़र देख रहे हैं, जिसमें पहली लाइन में कुछ खास नहीं है। यहाँ से देखो, उस वर्ष सभी श्वेत सदस्य, श्वेत मतलब उस सब अंग्रेज ना, गोरे, श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था और इसका विरोध भी इसीलिए हुआ, विरोध कि सब के सब उसमें सदस्य जो थे कैसे थे? अंग्रेज थे। के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? नहीं, गांधी जी नहीं किए थे। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका गांधी जी नहीं किए थे, नेहरू किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष, देखा यहाँ पे दिया हुआ है क्या? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष। यही कंपटीशन में पूछता है कि कांग्रेस का मतलब पूछ दिया कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। के रूप में चुनाव जो जो युवा पीढ़ी का नेतृत्व छड़ी सौंपने का प्रतीक था और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोषणा। पूर्ण स्वराज का भी मांग किसमें किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। 26 जनवरी 1930। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को है ना झंडा फहराया जाता है ना। तो उस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस है ना
मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों एक ही समय में संगोष्ठियाँ हो तो अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समस्या की उद्घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदू व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा। और यह संभव नहीं है। इसमें भाग लेने वाले दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोग को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रमों के फल का आनंद लेने का आहरणीय अधिकार है। यह यह कि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। बहुत कम कम बातें लिखी गई है और जो दिया गया है उतना ही संतुष्ट करें। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़? डांडी। डांडी जुड़ा हुआ है नमक सत्याग्रह आंदोलन से। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य में एक अधिकार दे दिया है। मारो डंडा से भाग जाएगी। वहाँ है फिर महकने लगेगी वो। नहाती है लेकिन नहवाना पड़ेगा उसको। घुमड़िया खोल दो। घुमड़िया खोल तो तब मारो। मारो मारो। पानी डालो, पानी लेके। गजब, मतलब इसको इतना बूनी पड़ रहा है, कुछ रहता ना होने दो, पानी नहीं है। चलो पढ़ लिए यहाँ पे। तो को तोड़ने के लिए एक यात्रा नेतृत्व करेंगे। गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एक अधिकार के जिस मुद्दे को उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी का कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। ये है महात्मा गांधी। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन
उनकी इस कार्यवाही के महत्व को न समझ सके। 12 मार्च 1930, ये डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 12 मार्च से स्टार्ट किए। 3 हफ्तों के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक की यात्राएं आयोजित की गई। यहाँ पे तो गांधी जी बना दिए नमक, और भी देश के जगह में जैसे पटना है, उधर नीचे चल जाइए दक्षिण उखिन में नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक, सब अलग अलग राज्यों में भी लोग नमक बना के, जहाँ पे समुद्र है तो समुद्र किनारे नहीं है तो ऐसे कृत्रिम तौर पर बना बना के, और इसका विरोध जाता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्रकृत नमक को उठाते हुए, ये फोटो दिखाया गया है, 4 अप्रैल को समाप्त हुआ। नमक सत्याग्रह क्यों, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा, क्या लिखे हैं कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक को तैयार किया गया। बिना कर जो कभी नमक का मूल्य का 14 गुना तक होता था अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है और प्रकृति के जिसे बिना किसी श्रम को उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य को उसका प्रयोग न करने देने तथा ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी लोगों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियाँ सुना रहा हूँ। ठनो न सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि डांडी से भी इस तरह की बातें चली है, जहाँ कहीं भी ऐसे क्षेत्र आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है। वहाँ तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एक अधिकार एक तरह की एक नमक एक अधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ही और अधिक राष्ट्रीय खर्च, चौथ और इस मूर्खता का चरमोकर्ष भूखे लोगों के 1000% से अधिक उगाही है। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय तक यह कर अस्तित्व में बना रहा। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितना जल्दी इसे खत्म कर दिया जाए यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। द क्लिंकेट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में ये लिखा है, CWMG 49, ये बात लिखा हुआ है। कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था कि जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी से इस समुद्री तटीय टोले की
टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैंने साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो डांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है, तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का काम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह चाहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है, तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता। तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कानून तोड़ेंगे, सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। ये गांधी जी सब लिखे हैं। हो सकता है कि सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में तो जो धैर्य सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या होगा? यह आंदोलन विश्व पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है, आगे बढ़ने लगता है, तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐसा लिखे हैं इसमें कलेक्ट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ये बुक में लिखा है। इस भाषण के आधार पर बताइए कि गांधी अपने ऐसे राज कैसे थे। अब नमक कानून में आगे पढ़ेंगे। अब हम्म, कुछ दिन में उपस्थिति के बारे में सेमेस्टर 1 के छात्र लोगन सूचित कइल जात रहल बा कि हमार खातिर विभाग में हित सबसे ऊपर बा। विभाग के हित एही बा कि छात्र लोग क्लास करसु। विभाग के विधि व्यवस्था ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चल आगे बढ़ जाए। आज 2 तारीख है ना? 2 तारीख है, संडे है, कल जाएंगे हम थोड़ा यूनिवर्सिटी 3 तारीख को। फिर उसके बाद सोमवार सोमवार हमको बंद रखना पड़ेगा। तो साला 3 3 दिन क्लास कहाँ से होगा, देखा जाए। बताइए, टाइगर जयराम है तो विधायक हैं, उसके बाद पीजी कर ले रहे हैं। पीजी नहीं, पीएचडी कर रहे हैं। हम लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया।
जिसके कारण वे और उनके मवेशी जंगलों में नहीं जा सकते थे, जहां एक जमाने में बेरोटक बेरोकटुक के घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज्य के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर अन्य करों को खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों को प्रायश्चित करना होगा जो अपने अछूतों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू मुसलमान पारसी सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट यानी पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिका समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेंडू का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि गांधी हैं, ठीक है ना, गा- उम, उहुं, विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई और टाइम ने लिखा कि इस यात्रा का जो भी भारी जन समर्थन मिल रहा है उनमें से अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब ये गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों की हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पृथक निर्वाचन के बारे में समस्या है और कुछ इधर छूटा उटा नहीं है ना पढ़ने के लिए। अब संवाद है। कितना पेज है यहाँ पे? 15 पेज है। अभी 10-15 पेज है। 30 तक है लग रहा है, 28, 29, 30। 30 में एक क्वेश्चन आंसर है और सहयोग आंदोलन के एक, हाँ यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन आंसर। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसे दिखने के लिए क्या क्या किया? 150 में शब्दों में उत्तर दीजिए। तो पहले पढ़ लेते हैं तब ये शब्द पढ़ेंगे।
काल रेखा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1917 में हुआ चंपारण आंदोलन। 1918 में क्या होता है, खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन है। 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1921 में हुआ था असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। 1920 से स्टार्ट होता। 1928 में होता बरदौली में किसान आंदोलन। 1919 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज और कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 30 में सविनय आंदोलन शुरू हुआ, दांडी यात्रा मार्च से अप्रैल। 31 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लिए थे एकमात्र। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संयुक्त प्रतिनिधि सरकार गठन का आश्वासन। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था, 8 अगस्त को। फिर आ गई। महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखाली अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों को दौरा करते हैं। नहवावे के पड़ी है ना, सब रही तो नाम हो कि नहवा कहती है। पेंट हो रहा गया कितना। चल 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 जल्दी भाग 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 भाग। पानी लेके आओ तब भागेगी। पानी लाओ, इसको तो डालोगे तब भाग। मैंने बहरी ठीक हलाई है, कोनो दिक्कत हलाई ना, तब काहे ला बैठ रही। नहाएंगे तो इसको नहवाना पड़ेगा कभी। नहीं नहवाते माता जी बोलने लगेगी, कुत्ता पीला पोस रहा है। अरे हम काहे ला पोस रहे हैं, वो अपने आ गई है। संवाद। भाई देखते हैं पहले पृथक निर्वाचन के बारे में समस्या। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों, दलित है, दलित में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक का प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक की प्रावधान करने से उनकी दस्ता अस्थायी रूप से ले 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 लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहे? अस्पृश्य मतलब होता है छुआछूत वाला, मतलब निचली दबके के लिए। पृथक निर्वाचिका उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए। जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा कमतर वर्ग थोप दी गई अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। डालो उस पे पानी, पूरा पूरा डालो, खोल कर उसका ढक्कन वहाँ। फिर गिराओ, गिरा गिराओ उस पे, गिरे गिराते जाओ तब भागेगी। चल 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 चल